विकास जी, आजकल क्या हो रहा है कि जेन जी के प्रोटेस्ट को लेकर सारी सरकारें बहुत घबराई हुई हैं। फ्रॉम एवरी कंट्री इज स्केयर्ड ऑफ इट। और अगर ये जेन जी रास्ते पर उतर आए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी होती है, अगर ये जेन जी अगर प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, और पहले भी हमने देखा हुआ है, जैसे आपने कहा मंडल एजिटेशन के टाइम भी देखा हुआ है, उसके बाद भी SC ST एक्ट को लेकर कितनी सारी हुई, फिर रिवर्सल्स हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं, इज दिस इमोटिव इशू, इस पर भी हो सकता है ऐसा काम? मुश्किल है मेरे हिसाब से तो। मुझे हम्म, मतलब भारत में जेनजी का बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, मुझे इसी पे डाउट है। देखिए, भारत का मतलब क्या है, 150 करोड़ की आबादी है। जेनजी का मतलब है 1997 से 2012, 15 साल में जो पैदा हुए बच्चे, अगर जेनजी को हम टेक्निकल ले रहे हैं तो 70 साल की एवरेज एज मान ले तो एक जो 10 साल का ग्रुप है उससे 20 करोड़ की आबादी है, 15 पे 30 करोड़ की आबादी मान लीजिए, तो 30 करोड़ लोग जेनजी में आने चाहिए मोटे हम्म। तौर पर। साउथ इंडिया इसमें शामिल होगा नहीं। क्यों? नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया में जो कास्ट स्ट्रक्चर है एकदम अलग है। ओके। वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग इतने कम हैं कि वहाँ ओबीसीज को रिप्रेजेंटेशन पहले से उससे ज़्यादा मिला हुआ जितना कमेटी देने की बात कर रही है हम्म, इन ऑल द स्पेसेस। हम्म। तमिलनाडु में विशेष रूप से, लेकिन केरल में भी काफ़ी हद तक वैसा ही है, और बाकी स्टेट्स वो में भी सेटल हो गया काफ़ी वहां हद पे तक जो है। सेटल हो गया, या कम से कम वहाँ पर अब बहुत हंगामा नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में बहुत हंगामा इस मुद्दे पे होने वाला है। ये हंगामा बेसिकली यूपी नॉर्थ में बिहार। होगा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, क्योंकि इन स्टेट्स में देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आप टाइम दे तो मैं और जी जी, बताइए। विस्तार में समझाता हूँ। हम्म, सारा हंगामा ओबीसी को लेके हो रहा है, और ये हंगामा एकदम गलत भी नहीं है। इसके पीछे ना हम्म। माइंडसेट समझना चाहिए कि सवर्ण समाज क्यों डरा हुआ है। क्या मैं ये मान लूँ कि बिना बात के डरा हुआ है, या कोई जेन्युइन वजह है? एक तो हो सकता है कि अफवाह फैला दी लोगों ने, लोग डर गए। लोग तो डर जाते हैं अफवाह फैल जाए तो। ये केवल अफवाह है, या उसके पीछे कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स भी हैं? मेरा ख्याल है कि रीजनेबल ग्राउंड्स भी हैं उसके पीछे, और इसलिए सरकार या सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे, एक दो लाइन, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है भी नहीं। कम से कम सब भरोसे में तो रहें। यूनिवर्सिटी युद्ध का मैदान क्यों बने? अगर बातचीत से बात बन सकती है बिल्कुल। तो क्यों, ऐसा मैं कह रहा हूँ। संविधान लागू होने से पहले SC ST का आरक्षण चल रहा था सेंट्रल लेवल पे भी। पूना पैक्ट आपको पता ही है ना? तो पूना पैक्ट के बाद से सहमति थी कि मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी, स्टेट के इलेक्शंस में भी SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा। SC को SC कहा 1935 में गया, पहले डिप्रेस क्लास कहते थे, और ST को ST आज़ादी के बाद कहा गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में, इनके तब नाम ये नहीं थे, तब मद्रास एक स्टेट स्टेट्स का नाम था, है रीऑर्गेनाइजेशन, ना? हाँ। हाँ, तो उसके पहले नाम अलग अलग थे। इन सब में ओबीसी रिजर्वेशन भी चल रहा था पहले से। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रिजर्वेशन आज़ादी के बाद की बात नहीं है। रिजर्वेशन 1902 में शुरू हो गया था, कोल्हापुर में 1902 में हुआ। तब तो SC नाम भी नहीं था, ST नाम भी नहीं था, BC ही था, बैकवर्ड या बैकवर्ड। नॉन ब्राह्मण्स बोलते थे उस समय। कोल्हापुर में 1902 में हुआ, 1917 में बड़ौदा में हुआ, 1921 में मैसूर में हुआ, 1927 में मद्रास में हुआ, 1935 में जिस त्रावणकोर कोचीन कहते हैं वहाँ हुआ। इन सब में आरक्षण आज़ादी से बहुत पहले से चल रहा है। कहीं कहीं नौकरी में चल रहा है, जैसे कोल्हापुर में, बड़ौदा में, मैसूर में नौकरी में हुआ। मद्रास में इलेक्शंस में हुआ पहले 1921 के इलेक्शंस में, फिर नौकरी में हो गया। और ऐसे ही केरल में भी 1935 में नौकरी में हो गया। तो दक्षिण के लोग ओबीसीज के आरक्षण को लेकर आज़ादी के पहले से मेंटली तैयार थे, और वहाँ ओबीसीज का अनुपात बहुत ज़्यादा है, वहाँ जनरल कैटेगरी की बहुत कम आबादी है। तो वहाँ वो सब पहले हंगामे हो चुके हैं, खूब हंगामा उस समय हुआ। विश्वेश्वरैया जो कि दीवान थे मैसूर के महाराजा के, वाडियार के विश्वेश्वरैया, जिनको हम इंजीनियर्स डे मनाते, जिनके लिए बड़े महान इंजीनियर थे। दीवान का मतलब PM। मैसूर महाराजा के PM थे, मेरिटोक्रेसी के समर्थक थे, ओबीसी आरक्षण के घोर विरोधी थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी आरक्षण लागू हुआ था। इतनी मतलब लड़ाइयाँ हो चुकी हैं वहाँ पर पहले। नॉर्थ में लड़ाइयाँ नहीं हुई उस समय, महाराष्ट्र में भी हो गई थी, कोल्हापुर से शुरू हुआ था, है ना? तो महाराष्ट्र को भी आदत है इन चीज़ों की, वो समाज अब उससे थोड़ा सा आगे निकल गया है। नॉर्थ में क्या हुआ है, ये लड़ाइयाँ 1970s के बाद शुरू हुई हैं। पहले कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, 70s में थोड़ा सा हुआ, 80s के अंत में आते आते बहुत ज़्यादा हुआ जब मंडल कमीशन आया। और मंडल कमीशन आने की बैकग्राउंड पता है कि जब जनता पार्टी 1977 के बाद आई 2 साल के लिए, और मंडल कमीशन बनाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, धर्मेंद्र गांधी की सरकार आ गई,
तो 80 से 84 इंदिरा गांधी, 84 से 89 राजीव गांधी ने उस रिपोर्ट को दबा के रखा क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें। 89 में वीपी सिंह गए, वहां से नॉर्थ की पॉलिटिक्स चेंज हुई पूरी तरह से। उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन को लागू कर दिया और एक झटके में पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स था, नैरेटिव से हमारा चेंज हुए। ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स शुरू हुई। जनरल कैटेगरी को एससी एसटी का नाम 2012 में रेगुलेशंस में था, उसको लेकर चिंता नहीं थी क्योंकि एससी एसटी एक्ट समाज में चलता है, उसको लेकर तनाव रहता है। 2018 में वो तनाव देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, उसके खिलाफ देश भर में बहुत विद्रोह हुआ। हाँ। सरकार को फिर से एक्ट बनाना पड़ा, वो सब देखा हमने। पर जनरल कैटेगरी को लगता है कि कॉलेज में जब हमारे बच्चे जाएंगे उन पे केस लग जाएगा, तो ये तनाव की बात ज्यादा है कि भाई बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अगर उन पे केस लग जाएगा बिना बात के लगेगा तो हम कैसे मान लें। जनरल कैटेगरी और एससी एसटी समाज के बीच में ठीक ठाक गैप भी है, एक्सेप्ट द क्रीमी लेयर ऑफ द एससी एंड एसटी। ओबीसी इसके साथ क्या है कि ओबीसी एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है, मिनिमम 52% and it can go up to 68-65% in a given society. ओबीसी होमोजीनस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनस है। हाँ। अब इसमें क्या कि ओबीसी में जो सबसे नीचे लेवल पे हैं वो लगभग एससी जैसे लेवल पे हैं। जैसे तेली है, हमारे पीएमबीसी ओबीसी कास्ट से आते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि तेली लोगों ने बहुत बड़ा खतरनाक आंदोलन पैदा कर दिया है। नंबर भी कम है, सोशल स्टेटस भी कम है। माली है, कुम्हार है, निषाद है, हालांकि निषाद अब थोड़ा पॉलिटिकली होना शुरू हुआ है, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि सोशल डिस्कोर्स में बहुत तनाव इनको लेकर कभी होता हो। लेकिन उसी ओबीसी स्ट्रक्चर में जो ऊपर है, जिनको डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, अगर आपने एमएन श्रीनिवास को पढ़ा हो, एमएन श्रीनिवास भारत के बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए। 1950s में उन्होंने कास्ट सिस्टम को समझने के लिए नया कॉन्सेप्ट दिया, डोमिनेंट कास्ट। पहले की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो रिचुअलिस्टिक ऑर्डर में ऊपर है उसके पास पावर, ब्राह्मण के पास सारी पावर है, फिर क्षत्रिय के पास है, फिर वैश्य के पास है, शूद्र के पास कुछ भी नहीं है। और शूद्र के भी बाद नंबर 5 पे जो आते हैं उनको एससी आमतौर पे कहते हैं। शूद्र का मतलब अंबेडकर राइट लिटरेचर में शूद्र का मतलब ओबीसी से ज्यादा होता है। उसके बाद जो नंबर 5 पे हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था से बाहर मानते हैं, उनको लोग कहते हैं कि वो एससीज में आने चाहिए, डिप्रेस क्लासेज हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग दोनों को एक मान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो लोग इसके टॉप पे हैं, और डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या बताया मैंने श्रीनिवास ने, ऐसी कास्ट जिसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, संख्या ज्यादा है, लेकिन जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी ठीक ठाक हैं, लैंड है, बाकी रिसोर्सेज हैं, पैसा भी है। नंबर 3, जो पॉलिटिकली अवेयर भी है, एक्टिव भी है। और चौथा, जो हिरार्किकल ऑर्डर में इतनी नीचे नहीं है कि उसको रोज अपमान झेलना पड़े, मतलब डे टू डे लाइफ में ठीक जिंदगी जीते हैं, खराब जिंदगी नहीं जीते हैं। डेमोक्रेसी आने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास तो वोट सबसे ज्यादा हैं। अब इसमें अब मैं कुछ जातियों के नाम बोलूंगा तो हंगामा बहुत होगा, गालियां बहुत पड़ेंगी, लेकिन जो एमएन श्रीनिवास ने नाम बताए, जैसे जाट एक जाति है हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में जाट एक जाति है। अब यूपी में जाट ओबीसी में भी आते हैं, राजस्थान में भी कहीं कहीं आते हैं स्टेट लिस्ट में, और सेंट्रल लिस्ट में कहीं नहीं, हरियाणा में नहीं, सेंट्रल लिस्ट में तो नहीं आ पाए क्योंकि 2014 में दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सेंट्रल लिस्ट में जाट मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं आते, स्टेट लिस्ट में कहीं कहीं आते हैं, जैसे यूपी में आती है। ऐसे ही जो गुर्जर समाज है, ये भी कुछ लोग नहीं जानते कि स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है। मैं समझा दूंगा। इसके बाद एससी एसटी में एक लिस्ट होती है, ओबीसी में 2 लिस्ट होती है, मैं समझा दूंगा। ऐसे ही गुर्जर समाज है, जिसे गुर्जर कहते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में यादव हैं, कुर्मी हैं, ये लोग डोमिनेंट हैं, लेकिन ओबीसी में आते हैं। लैंड ओनिंग है, सब कुछ है, पावर है, संख्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ताकत उनके पास है, बहुत ज्यादा जाति आधार पर, हिरार्किकल बेसिस पे, रिचुअल बेसिस पे बहुत ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में दमन नहीं होता है, ये सब बेसिस। क्योंकि यादव समाज में तो ये भी है ना कि कृष्ण जी यदुवंशी थे, तो एक ट्रेडिशन वो भी चलता है उनका। इधर मराठा लोग ओबीसी बनने के प्रोसेस में, मराठा जाति भी डोमिनेंट कास्ट है, ओबीसी तो भी नहीं हो पाई है, बड़े सारे हैं। इधर पटेल हो गए गुजरात में, और एमपी में पाटीदार गुजरात में मुख्य रूप से हैं। अगर आप जाएंगे कर्नाटक में तो वोकालिगा भी, लिंगायत भी, दोनों ओबीसी में आते हैं, दोनों डोमिनेंट कास्ट हैं। मतलब वोकालिगा शायद कुछ, और अगर आप आंध्रा तेलंगाना जाए तो एक और रेड्डी कम्मा, उनकी डिबेट चलती है। केरल में एजवा है,
ये सारी जातियां, एम एन श्रीनिवास ने बताया कि ये डोमिनेंट कास्ट की परिभाषा में आती हैं। SC ST समुदाय में कोई भी वर्ग डोमिनेंट कास्ट नहीं बन पाया आज तक, इसलिए सीधी फाइट जनरल से नहीं होती। इनकी जो OBC का जो अपर हिस्सा है जो डोमिनेंट कास्ट में है उसकी फाइट होती है। अब उनको लगता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो ये बफर था, ये OBC का बफर है। इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया में झगड़े कम हुए क्योंकि बफर जोन काम कर रहा था। साउथ में बफर मतलब साउथ में समझ थोड़ी सी अलग थी, इसलिए वहां पर झगड़े ज्यादा हुए। तो अगर मैं इसी रेगुलेशन के बारे में बात करूं, जो इस रेगुलेशन के समर्थक है वो कह रहे हैं कि भाई OBC के खिलाफ तो अत्याचार होता है, जनरल के खिलाफ कैसे हो सकता है। तो मैं कल सोच रहा, जब मुझे ये हुआ कि आपसे आज मिलना है, तो मैंने सोचा कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच के देखता हूँ। हाँ। और मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, ना इधर ना उधर। मैं तो एकेडमिक इंटेग्रिटी वाली बात कोशिश करता हूँ कि जो मुझे समझ में आता है वो बात करूँ। इमेजिन करके देखिए 3-4 केसेस इक्विटी कमेटी में, या जो डेफिनेशंस में इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में कहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो होगा जो SC ST या OBC के खिलाफ होगा। तो पहला सवाल है, क्या जनरल के खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, हो सकता है। कौन कर सकता है? 5 केसेस देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने हरियाणा में देखा बहुत सारे स्कूल कॉलेज होते हैं, अग्रसेन स्कूल अग्रसेन कॉलेज, या वैश्य स्कूल वैश्य कॉलेज होते हैं। वैश्य समुदाय की एक संस्था है जिसमें सब लोग वही हैं, मतलब NGO में या ट्रस्ट में। उन्होंने एक संस्था बनाई इस भाव से कि हम पढ़ाई करवाना चाहते हैं। मैनेजमेंट में सारे वैश्य समुदाय के लोग हैं उसमें, क्योंकि उनके संस्था है तो वही होंगे। कॉलेज बनाया, प्रिंसिपल को उन्होंने अपॉइंट किया। अब मान लीजिए उस कॉलेज में नियुक्ति होनी है, किसी पियोन की होनी मान लीजिए, या किसी प्रोफेसर की होनी है, और कैंडिडेट्स वहां दोनों तरह के हैं। एक ऐसा है जो वैश्य समुदाय से है, एक ऐसा है जो ब्राह्मण समुदाय से है। इक्वल हैं दोनों। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि वैश्य समुदाय को वहां ऐसी प्रेफरेंस मिल जाए जो डिस्क्रिमिनेशन मानी जा सकती हो? हो सकता है। वैश्य व्यक्ति भी जनरल में है, ब्राह्मण भी जनरल में है। अगर ब्राह्मण सभा का कॉलेज है तो वहां इसका उल्टा हो सकता है। राजपूत सभा का कॉलेज है तो वहां हो सकता है ब्राह्मण या वैश्य के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। क्यों नहीं हो सकता है? सो जनरल डिस्क्रिमिनेटिंग अदर जनरल, ये हाइपोथेटिकली संभव, तो हाइपोथेटिकल क्या, ऐसा होता ही होता है। हाँ। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। OBC में कोई डोमिनेंट कास्ट है मान लीजिए, एज्यूम करते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समाज ने एक संस्था बना रखी है, छत्रपति शिवाजी महाराज एजुकेशनल ट्रस्ट। एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इमेजिन कर रहा हूं। मराठा लोग या तो OBC में हैं या कुणबी का मान लीजिए ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे हैं, उन्होंने बना रखी है। उन्होंने अपने समाज के, या अगर मराठा के OBC स्टेटस पे डाउट है महल का सा भी, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जाट समाज ने संस्था बनाई। कॉलेज का नाम है जाट कॉलेज, मैंने देखे ऐसे कॉलेज, नाम ही जाट कॉलेज होता है ना, जाट कॉलेज है। जाट ट्रस्टीज हैं सारे के सारे, जाट OBC में भी आते हैं। उस कॉलेज में एक वैकेंसी है, सिलेक्शन कमेटी में सब लोग या तो जाट समुदाय के हैं या उन्होंने डिसाइड किया है, नॉमिनेट किया है। उसमें एक व्यक्ति जाट है, एक व्यक्ति ब्राह्मण है, दोनों इक्वल है मान लेते हैं। सिलेक्शन किसका होगा? जाट का होगा। और जाट OBC में है, ब्राह्मण तो जनरल में है। क्या किसी खास सिचुएशन में OBC जनरल के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? यानी हाइपोथेटिकली इसका आंसर यस हो सकता है। हाँ। अब मान लीजिए कि मिजोरम में चले गए आप। मिजोरम में 94% आबादी STs की है। मान लीजिए कि वहां के ST समाज ने कॉलेज शुरू किया हुआ है। उस कॉलेज में एज्यूम कीजिए कि 94% लोग ST ही पढ़ते हैं, 5-6% लोग जनरल पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ उत्तर भारत से गए हुए हैं। उत्तर भारत का जनरल व्यक्ति मिजोरम के एक ST मैनेजमेंट के कॉलेज में अगर पढ़ रहा है तो उसके साथ रेशियल, लिंग्विस्टिक और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस होने की संभावना है या नहीं? है संभावना। तो पहली बात तो हाइपोथेटिकली ये संभव है कि डिस्क्रिमिनेशन जनरल के साथ भी हो जाए। हाँ, ये जैसे इम्पॉसिबल बंगाल में आउटसाइडर कहा जाता है। आउटसाइडर वाला भी हर जगह होता है, हर जगह होता है। हाँ, ठीक बात है। कश्मीरी कहते हैं कि हमारे साथ होता है, जब भी अटैक होता है कश्मीर में तो हमारे अगेंस्ट हो लग जाता जाता है। ये वैष्णो देवी वाला कॉलेज वाला किस्सा भी उसमें भी। हाँ,
तो हाइपोथेटिकली ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा हो सकता है और डिमांड सिर्फ इतनी सी रेगुलेशंस में है कि भाई हमें भी या तो कास्ट वाला पैरा हटा दो या लिखो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विल बी डिफाइंड एज एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन बिकॉज ऑफ हिज और हर कास्ट स्टेटस। नॉट अपरेंट ओवर। हाँ। और अगर लिखना है कास्ट वाला तो फिर रेस वाला क्यों नहीं लिख रहे? वो भी तो लिखो, लैंग्वेज वाला भी लिखो, रिलीजन वाला भी लिखो। वो सब आपने छोड़ दिया, आपने एक ही क्यों लिखा? जनरल कैटेगरी के लोगों के डरने की एक वजह तो ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज उनको बताई जा रही है। बट जिस वर्ल्ड वाइड अफर्मेटिव एक्शन जब होता है तो वो मेजर डिस्क्रिमिनेशन किस चीज की हो रही है? वो मेजर डिस्क्रिमिनेशन जैसे ब्लैक एंड व्हाइट की, वो मेजर डिस्क्रिमिनेशन हो गया क्योंकि डाइवर्सिटी वाइज वहां पे इतने मुस्लिम थे नहीं, तो दे डिडंट ब्रिंग रिलीजन इनटू इट, राइट? या क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन वाली रिलीजन भी है शायद उनके यहाँ। हाँ, बट जो अफर्मेटिव एक्शन affirmative action ज्यादातर black जेंडर student पे के, था और ब्लैक एंड व्हाइट पे था, रेस पे था एंड ब्लैक क्योंकि एंड रिलीजियस मूवमेंट्स हुए नहीं उस तरह नहीं से। थी। सो दे डिड दैट। अफर्मेटिव एक्शन आपने वेस्ट एशिया में तो देखा ही नहीं, हार्डली एनीथिंग। देखिए अमेरिका में ना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हाँ, ना रिलीजियस है। सो हर स्टेट में सब अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, पर यहाँ पर मल्टीपल तरह तरह डाइवर्सिटीज। के। हाँ, एक तो माइनॉरिटीज की डेफिनेशन हम आज तक तय नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी इसमें बहुत मुझे अच्छे नहीं लगे इस मामले में। कह रहे हैं कि 50% से कम जो है उसको माइनॉरिटी मान लेंगे। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू क्यों नहीं माने जाएंगे? हाँ, लक्षद्वीप में हिंदू माइनॉरिटी क्यों नहीं माने जाएंगे? आप माइनॉरिटी को स्टेट वाइज क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं? करना चाहिए। स्टेट के अंदर भी अगर लेजिटिमेट और रीजनेबल ऐसी बाउंड्रीज बन सकती हैं, हाँ, तो उसमें भी होना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो यहाँ जनरल है उत्तर भारत में और जिसके पास पावर है, हो सकता है वही मिजोरम में जाके एक माइनॉरिटी हो जाता हो सकता है कि एक हिंदू जो उत्तर भारत में मेजोरिटी है लक्षद्वीप में जाके माइनॉरिटी हो जाए, नागालैंड में जाके माइनॉरिटी हो जाए, मेघालय में जाके माइनॉरिटी हो जाए, कश्मीर में माइनॉरिटी हो जाए। तो जैसे अभी एसआईआर हो रहा है तो साथ साथ ये भी अगर हो जाएगा, अगर हमको कास्ट बेसिस का इंफॉर्मेशन मिलेगा तो इसमें अफर्मेटिव एक्शन विल इट बी पॉसिबल? नहीं, डेटा तो एसआईआर से नहीं, डेटा तो जो नहीं, जैसे एसआईआर में कह रहे हैं ना, जैसे एसआईआर में डेटा बाहर निकला है, अगर हम जब सेंसस होगा, जब उसका डेटा हमारे पास निकलेगा तो हाँ, इस पर अगर इसी बात पर इतना बवाल मचा है तो जब सेंसस होगा उस पर जब हमको डेटा मिल जाएगा तो नहीं, सेंसस पर क्यों बवाल होगा? सेंसस पर एक ही बवाल था, कास्ट बेसिस पे होना चाहिए, वो मान लिया सरकार ने। हाँ, तो जब वही तो मैं कह रही हूँ, जब कास्ट का इंफॉर्मेशन निकलेगा तो उस पे भी तो फिर देयर विल बी ट्रबल ऑन दैट, इजंट इट? होगा, लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग बात है, पिछली बार भी हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज तक बाहर आई नहीं है लेकिन हुआ तो पिछली बार भी था। हाँ, और जब ये निकलता है तो उस पर अफर्मेटिव एक्शन होगा कि नहीं होगा? मतलब उसी के लिए तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार कहा है, इसीलिए तो कहा है कि आप अफर्मेटिव एक्शन आपने देखा कर्नाटका में उन्होंने लागू नहीं किया, निकला इंफॉर्मेशन लागू करने नहीं करने का मसला ये भी कि जब सरकारें चेंज हो जाती हैं तो उसके बाद फैसले बदल जाते हैं, एक ये भी है। लेकिन बिहार ने जब सर्वे किया उस समय भी इसलिए किया कि सरकार उस समय थोड़ा पार्टी लाइन अलग हो गई थी। और ये तीनों सर्वे इसलिए हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी कि हम इसको सेंसस नहीं मानेंगे, सर्वे मानेंगे। लेकिन अच्छा, कोई सरकार बाद में कितना यूज करे कितना नहीं करेगी वो तो एक सेकेंडरी बात है। सबसे पहली बात है कम से कम डेटा तो हो हमारे पास। अगर आप कह रहे हैं कि हमें ओबीसी को इतना % रिजर्वेशन देना है तो कोई आपके पास प्रूव करने के लिए डेटा तो हो कि ऐसी तो वही तो मैं कह रही हूँ, इसमें भी डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। जब कहते हैं ना कि गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज या फिर SC/STs ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका डेटा तो है नहीं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। जब मैं उसी बात पे आती हूँ कि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर चीज प्रूव ना हो तो भी कम से कम उसके डेटा कलेक्शन होता तो फिर डिफॉल्ट मैकेनिज्म हम यही सोचते हैं ना कि अगर आप SC/ST से हो और आपने ड्रॉप आउट किया है तो आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप ड्रॉप आउट करें तो इसकी वजह से। ऐसा मत सोचिए, लेकिन एक बात और सोच के देखिए। मान लीजिए कि उत्तर भारत के सभी कॉलेजेस में SC/ST का ड्रॉप आउट एवरेज मान लेते हैं कि 30% है और जनरल का मान लेते हैं कि 10% है, ठीक है। पर अगर एक खास कॉलेज में वो ड्रॉप आउट 30 से बढ़ के 45 हो गया हो तब आप क्या करेंगे? सो इट्स नॉट अबाउट meaning or interpreting every dropout as the case of discrimination. But if the number of dropouts or percentage of dropouts in two different colleges is very much different,
देन वी हैव टू फाइंड आउट सम अदर एक्सप्लेनेशन। और वहाँ हो सकता है कि ये ज़्यादा संभावना दिखे कि यहाँ शायद कुछ ऐसा हुआ है। तो क्या ये गाइडलाइंस काफ़ी हैं ये पता करने के काफ़ी लिए? नहीं, लेकिन जैसे इसी में एक बात और देखें कि मान लीजिए मैं सोशल साइंसेस का विद्यार्थी हूँ, तो उसमें डेटा की बड़ी वैल्यू होती है। मुझे अचानक एक थिंकर याद है जिन्होंने सुसाइड पे स्टडी किया था, 26,000 केसेस स्टडी करके बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट दिए थे। मैं इसी पर आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए एक कॉलेज है, उस कॉलेज में SC/SC का ड्रॉप आउट 30% होता है एवरेज, ठीक है। 10 साल का डेटा हमने निकाल लिया, 30, 29, 31, 33, 29, 45, 48, 50, 30, 28, 29, अगर ऐसा डेटा है तो क्या ये कहना ज़रूरी है कि उन 3 साल में कुछ हो रहा था जो हम छिपा रहे हैं? सो आई एम नॉट सेइंग एवरी डेटा विल गिव यू इनसाइट्स, बट द डिफरेंसेस, डेविएशन इन डेटा कैन गिव यू सम इनसाइट्स। और ये इनसाइट्स भी हो सकता है कि एक्शनेबल ना हो, कि आप सीधे किसी पे एक्शन ले लें, पर आप प्रोएक्टिव तो हो सकते हैं। और इस रेगुलेशन में अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे प्रोएक्टिव मेजर्स भी हैं। पिछले रेगुलेशन से प्रोएक्टिव कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर था और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल थी, नाम की थी। कितना अच्छा इसमें इक्विटी एम्बेसडर्स बनाए हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर कैंटीन में, हर हॉस्टल में एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो भरोसेमंद है, जो वहाँ पर माहौल को ठीक रखने की कोशिश करेगा कि भाई झगड़े ना हो इस तरह के। फिर इक्विटी स्क्वाड वर्ड से मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ, वर्ड थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। इट साउंड्स लाइक कि आप कि पुलिस फोर्स लेके जैसी आ है। रहे हैं। हाँ, तो वर्ड गलत है, इनका वर्ड थोड़ा ठीक कर देना चाहिए इक्विटी स्क्वाड के बदले। लेकिन इक्विटी स्क्वाड इस काम के लिए नहीं जा रहे कि वो जजमेंट देंगे। आपने बीच में ऐसा बोला, मुझे लगा कि आपके मन में ये भाव है। इक्विटी स्क्वाड का काम ये नहीं है। पर जब स्क्वाड होता है ना, तो द मेंटालिटीज की ये डंडे लेके मोटरसाइकिलों में जाएंगे और ठीक इनका करें। काम ये है नहीं। हाँ, इक्विटी स्क्वाड में रिप्रेजेंटेशन रखा है और कहे कि जो उस कॉलेज के हिसाब से ठीक हो वो वहाँ की कमेटी तय कर लेगी। उसका काम सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ पर ये खतरा ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में दलित बच्चों की शिकायत है कि पानी हम पीते हैं तो उनको मना करते हैं, तो जहाँ पानी है वहाँ पर इक्विटी स्क्वाड के लोग बीच में विजिट करते रहे कि कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हो रहा। कुछ कहना नहीं है, केवल देखना है, हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टेप लेना है। तो स्क्वाड शब्द थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ गया है। फिर इक्विटी कमेटी इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है। और असली बात, अच्छा ये सारे झगड़े जो हो रहे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे, कल मैंने किसी को सुना तो वो कह रहे थे कि ये सरकार खुद करवा रही है, तो मैं इतना तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूँ। ताकि रोल बैक हो। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाना पड़ गया। रोल बैक कैसे करें, तो हंगामा करवा दो ताकि रोल बैक करने का आधार बन जाए। कुछ लोगों ने, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मतलब ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक भी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं लग रहा। मैं जो कहूँगा बहुत अलग इंटरप्रिटेशन आपको लगेगी। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल और VCs वगैरह हैं वो करवा रहे हैं इसको। क्यों करवा रहे हैं? इतनी कंप्लायंसेस इसमें है जितनी आज तक उनको करने का अभ्यास नहीं है। इतनी कंप्लायंसेस है। पिछले वाले में क्या था, आप कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, कोई पनिशमेंट नहीं थी, आर्बिट्ररी था ना। इसमें क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि जो इक्विटी कमेटी है या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, EOC है बेसिकली, पहली कंडीशन है कि साल में 2 रिपोर्ट्स उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी है एवरी ईयर, जनवरी और जुलाई में। क्या रिपोर्ट है कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स में और स्टाफ में अलग अलग सोशल क्लासेस का रेशो कितना है, एग्जैक्ट नंबर्स बताने हैं। जो ड्रॉप आउट किया बच्चों ने उनमें क्या क्या रेशो है, और जो कंप्लेंट्स आई थी इसके तहत उनका स्टेटस क्या है। ये साल में 2 बार अपनी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में डालना है। साल में एक रिपोर्ट जनवरी में UGC को भेजनी है, और वही रिपोर्ट किसको जाएगी, यूनिवर्सिटी को भी जाएगी। वही रिपोर्ट जो टेक्निकल उनकी है संस्था, जैसे ACITE है, उसको जाएगी। और अगर वो किसी स्टेट में है तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जाएगी या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को जाएगी, उन सबको भेजेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी। यस, दिस अप्लाइज टू एवरी इंस्टीट्यूशन। तो वो तो दबाने की कोशिश करेंगे ना। करना पड़ेगा ना। साथ में क्या लिखा हो लास्ट में, अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करता तो पहले तो UGC मॉनिटर करेगी। एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की इसमें बात लिखी है, जिसमें सारी संस्थाओं के लोग भी होंगे, अलग अलग कमीशंस के लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, और वो जा भी सकते हैं चेक करने के लिए। हर इंस्टीट्यूशन को साल में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है UGC को, और अगर नहीं की तो 4 पनिशमेंट्स लिखे होंगे। UGC की स्कीम से बाहर कर सकते हैं, ग्रांट्स वगैरह नहीं आएंगे।
यूजीसी की तरफ से डिग्री देने के जो आपको अथॉरिटी है वो ख़त्म कर सकते हैं, आप डिग्री दे ही नहीं सकते, एडमिशन नहीं ले सकते। आपका डिस्टेंस, ओपन लर्निंग और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ख़त्म कर सकते हैं, और अंत में आपकी जो मान्यता है वो रद्द कर सकते हैं। इतनी रेगुलेशंस हैं, इतने कंप्लायंसेस हैं, इतने कंप्लायंसेस पूरे करने में, और किसी ने कंप्लेंट कर दी, पहले क्या था, पहला फुसला के दबा दो बात को, अब क्या है, जैसी कंप्लेंट आएगी, पहले कंप्लेंट केवल इन राइटिंग होती थी 2012 में, अब कंप्लेंट करने के 4 तरीके हैं। पहले ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन आते ही रिकॉर्ड्स में आ गया, भाई राइटिंग में तो आप समझा बुझा के मना कर देंगे, अब तो कंप्लेंट वेबसाइट पे आ गई है, ऑनलाइन आ गई है, या आप मेल भेजेंगे कोऑर्डिनेटर को, या लिख के देंगे, और या जो इक्विटी हेल्पलाइन है उससे फ़ोन कर देंगे। 4 तरीके हैं। उसके 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी की मीटिंग होनी है, 15 दिन के अंदर लिखा हुआ इक्विटी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट कंप्लेनेंट को भी भेजेगी। 7 दिन के अंदर जो प्रिंसिपल है या बीसी है उसको एक्शन लेना है उस रिपोर्ट पे, और अगर उस रिपोर्ट से कोई पक्ष सहमत नहीं है 30 दिन के अंदर ओम्बुड्समैन के पास जाएगा। एंड ओम्बुड्समैन, पिछली बार क्या था, एक अपील पिछली बार भी थी, पर अपील क्या थी, प्रिंसिपल के पास। टीचर ने गलत व्यवहार किया, आप अपील करेंगे तो प्रिंसिपल देखेगा उसको, मतलब पहले एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर रिपोर्ट बनाएगा, आपको ठीक नहीं लग रही प्रिंसिपल से अपील कीजिए, प्रिंसिपल उस पर कार्य करेगा। बात कॉलेज की कॉलेज में रहेगी या यूनिवर्सिटी में ही रहेगी। अब जाएगी ओम्बुड्समैन के पास, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर का आदमी है। इतने कंप्लायंसेस हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को जो लोग चला रहे हैं, कॉलेज जो लोग चला रहे हैं, उनको देख के घबराहट हो रही होगी, और मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होंगे कि किसी तरह से ख़त्म हो जाए। और इसलिए आप देखेंगे कई लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, संशोधन नहीं चाहिए, पूरा वापस लो। संशोधन तो 2 लाइन का है अगर जहाँ ओबीसी वाला लिखा है अगर उसको ठीक कर लेंगे तो बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं अधिकांश लोगों को। लेकिन कई लोग आप देखेंगे डिमांड करेंगे पूरा वापस लो, और पूरा वापस इसलिए लो कि इतनी कंप्लायंसेस को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है। पर पॉलिटिकली पूरा वापस तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, सुप्रीम कोर्ट तो 19 मार्च को पूछेगा फिर से। हाँ, तो बीजेपी का इसको पूरा। अच्छा, इसमें ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक खास वोट बैंक है अपर कास्ट वोट, और वो बहुत नाराज है। एंड हमने देखा है कि ऐसे जो संशोधन होते हैं, ऐसे जो लॉज आते हैं, ऐसे जो रिफॉर्म्स आते हैं, जब तक पॉलिटिकल बैकिंग, सॉलिड पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है तब तक नहीं हो सकता ये। तो कैन बीजेपी गो अगेंस्ट इट्स कोर वोटर बेस विच इज जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट, ये सब? एक 20% तो होगा ना उत्तर प्रदेश में। हाँ, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतना रहा होगा। मतलब सरकार कैसे चलती है, मैंने थोड़े दिन काम किए होम मिनिस्ट्री में, तो मुझे हल्का हल्का अंदाजा है कि मंत्रियों को रोज़मर्रा की बातों में बहुत नहीं आइडिया रहता है। हुआ ये हुआ कि भाई ड्राफ्ट बनाया यूजीसी ने, यूजीसी में जो व्यक्ति हेड है वो सरकार ने अपने हिसाब से रख दिया होगा कि हमारी समझ वाला आदमी हो, तो सरकार इतना करती है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमारा होना चाहिए, बाकी वो देख लेगा। उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा पिछले साल 30 दिनों के लिए, सजेशंस मंगवाए, कई लोगों ने दिए। एक ओबीसी, नेशनल ओबीसी स्टूडेंट्स कमेटी है, उसने रिकमेंडेशन की, सजेशन दिया कि ओबीसी को शामिल कर लो इसमें। पार्लियामेंट्री कमेटी में गए, संयोग से वहाँ किसी ने हंगामा नहीं किया, उनको ऐसा लगा नहीं कि हंगामा होगा, रिलीज कर दिया तो हंगामा हो गया। अब वो सोच रहे होंगे क्या करें। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एकदम सीधे सीधे अपने जनरल कैटेगरी के वोटर्स को डिच कर सकती है या उनसे दूर हो सकती है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबको ये याद है कि एक दौर था जब द होल लोहिया मूवमेंट एक दौर चला था, उसके बाद एक दौर चला था जब वीपी सिंह और मंडल को लेकर। क्या फिर से ऐसे स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड मास मूवमेंट हो सकता है इसको लेकर? मतलब अगर ये सरकार ठीक से क्लैरिफाई नहीं करती है तो नाराजगी तो लोगों में है ही। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना एक ड्यूटी भी बनता है। हाँ, बनती है। और लोगों को ना 1990 के दशक के बहुत सारी बातें याद आ भी रही हैं और सोशल मीडिया दिला भी रहा है। जब ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी तो कुछ नारे बहुत पॉपुलर हो गए थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। अब वो बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है। उसी समय एक वो भूरा बाल साफ करो जब बिहार में चल रहा था, तो ऐसे अजगर एक कॉम्बिनेशन बना था नॉर्थ में, हरियाणा राजस्थान वगैरह में। हालांकि जिन्होंने वो नारा दिया था वो सब बदल चुके हैं, वो तो फेवर अब मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर बात कर रही हैं,
लालू जी ने भी वो बंद कर दिया। मायावती जी को ब्राह्मणों से कभी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इस बात को समझिए कि जो बीच में हैं ओबीसीज, उनके ऊपर वाले हिस्सों को दिक्कत सवर्णों से होती है, नीचे वाले हिस्सों को दिक्कत दलितों से होती है। वो बफर जोन वाली बात। इसलिए एससी एसटी के जो झगड़े होते हैं ज्यादा यादवों के साथ होते हैं। इसलिए बीजेपी प्लस बीएसपी इज पॉसिबल, बट बीएसपी प्लस एसपी इज नॉट पॉसिबल। तो वो सोशल, उनका वोट बैंक अलग अलग है ना, उनका आपसी जो रिश्ते हैं उस तरह के हैं। बट यू डोंट सी कि एक और दौर चलने वाला है, जिस तरह एक आंदोलन के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। कम से कम सोशल मीडिया का आंदोलन सड़कों पर सस्टेन कर पाएगा, मुझे सीए तो ऐसे ही शुरू हुआ था, अग्निवीर प्रोटेस्ट भी ऐसे ही शुरू हुए थे। सीए कितने सड़कों पर चला, दिल्ली के एक छोटे से इलाके को छोड़ दिया, वो तो कोविड हो गया ना, इसलिए बंद हो गया। एक ही इलाके में कितना चला था, कितनी जगह चला था, मतलब ऐसा मास मूवमेंट की पूरा देश हिल जाए ऐसा थोड़ा था। पर फार्म लॉज हो जाए, अग्निवीर हो जाए। फार्म लॉज हुए, लेकिन फार्म लॉज भी केवल उत्तर भारत के कुछ इलाकों में, और फिर रिवर्स करना पड़ा धीरे धीरे। वो सरकार की अपनी राय है कि रिवर्स करना है कि नहीं करना है। इसमें भी क्या पता रिवर्स कर लें, क्या पता, डर जाए। लेकिन मेरे ख्याल से लोग रिवर्स करने की मांग भी नहीं कर रहे, लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि उसमें 2-3 बातें ठीक कर लें, और भाषा थोड़ी सी बदलने में क्या परेशानी है। किसी का अगर मन का भय खत्म होता है तो क्या परेशानी। और ओबीसी डोमिनेंट कास्ट को लेके थोड़ा सा भय जनरल कैटेगरी के लोगों में है, ये बात तो इंडियन सोशियोलॉजी में मानी जाती है, तो ऐसे रिश्ते रहे हैं। और हमारा बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस ये तो है नहीं कि ओबीसी के लोग जनरल को डिस्क्रिमिनेट कर सकें। हम तो कोई भी नहीं चाह रहा है ऐसा, चाह तो यही रहे ना कि कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में ये भाव आना ही क्यों चाहिए कि मुझे भेदभाव करना है। तो अपर लोअर को हटा दो, जस्ट राइट डिस्क्रिमिनेशन है ना। जहां आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले वहां पर ये दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस वाली बात कर दी, तो वहां पर भी हो कम से कम कंसिस्टेंसी हो पूरे डॉक्यूमेंट में, कि जो चीज लिख रहे हैं हर जगह सेम हो, और यदि एक बेस पे आप लिख रहे हैं तो बाकी बेसिस पे भी कम से कम लिखें कुछ। विकास जी, हमने पहले भी ये बात की हुई थी अबाउट जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल बेनिफिट्स, जनरेशनल डिस्क्रेडिट। अगर किसी एक जनरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को आईएएस में मिल गया, एडमिशन हो गई, कोटा हो गया, सब कुछ हो गया, व्हाई शुड द बेनिफिट गो टू द नेक्स्ट जनरेशन? का वहाँ पर रोक नहीं लगाना चाहिए? अगर किसी को कॉलेज एडमिशन मिल गया बिकॉज ऑफ कास्ट, उसके बाद क्या उनके बच्चों को भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए? कहाँ पर, वेयर विल दिस एंड? विल देयर बी अ पॉइंट वेयर वन कैन डिसाइड कि अब वी हैव एम्पावर्ड शेड्यूल कास्ट इन आवर कंट्री, हमें रिजर्वेशन बंद करना चाहिए? क्या कभी भी कोई भी पार्टी ये डिसीजन ले सकती है, एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम? देखिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो जनरली एक जनरेशन के बाद रिजर्वेशन नहीं मिलता है। कारण ये है कि क्रीमी लेयर, ओबीसी में अगर कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो क्रीमी लेयर में आ ही जाते हैं उसके बच्चे, अनलेस कि वो बहुत जुगाड़ करके वो रास्ते निकाले कि रिज़ाइन कर दे उस समय और रेंटल इनकम दिखाए, एग्रीकल्चरल इनकम दिखाए, एग्रीकल्चरल इनकम दिखाए और बच्चे ओबीसी बन जाए। ऐसे कुछ केसेस बहुत पॉपुलर हुए हुए थे, रेयर होते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर कोई कमा रहा है ज़्यादा पैसे, तो उसके बच्चे ईडब्ल्यूएस नहीं हो सकते नॉर्मली, अनलेस कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी कोई हो। आसान नहीं है। कर देते हैं ना, नौकरी छोड़ देते हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। हाँ, मतलब मेरा ख्याल है कि सरकार को इन पे थोड़ा सा रेगुलेट कर देना चाहिए इन चीज़ों को। एससी एसटी में फिलहाल ऐसा नहीं है। एससी एसटी में एक कॉन्सेप्ट होता है सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगराइजेशन। एक डिबेट है संविधान शुरू होने के समय से ही कि क्या हम एससी एसटी के अंदर सब क्लासीफाई कर सकते हैं कि कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, कुछ को मिलना चाहिए। 2004 में एक बहुत फेमस केस था, ईवी चेन्नैया नाम से केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉर सम रीजंस ये डिसाइड किया कि वी कैन नॉट सब क्लासीफाई और सब कैटेगराइज एससी एंड एसटी। जबकि 1992 में जब मंडल कमीशन वाला केस हुआ, जिसको मंडल केस कहते हैं जनरली, उसका नाम कुछ और था, उस केस का बड़ा फेमस नाम था, इंदिरा साहनी केस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसमें ओबीसी की बात करते हुए क्रीमी लेयर को कंपल्सरी किया था। बट आफ्टर 12 years ऑफ दैट जजमेंट, when it came to SC ST in EV Chennaiya case, Supreme Court said there should be no sub classification in the SC ST। उनको डाउट ये था कि स्टेट्स को परमिशन दे देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि SC ST की लिस्ट केवल सेंटर बनाता है
ओबीसी के लिए स्टेट्स भी बना सकते हैं, तो उनको वो डाउट था। 2024 में, अभी 1.5 साल पहले, एक दूसरा केस था देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली ये अनाउंस कर दिया है, 7 जजेस की बेंच थी, 6-1 से फैसला आया कि SC/ST में भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि क्रीमिलेयर भी आ सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि SC/ST को इतनी जनरेशन्स के बाद या एक जनरेशन के बाद या 2 के बाद रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी तक सरकार चाहती तो भी नहीं कर सकती थी, लेकिन 2024 के जजमेंट के बाद सरकार चाहे तो कर सकती है। अब सवाल है कि सरकार चाहेगी या नहीं चाहेगी, तो इस पर तो सरकार ही बता पाएगी। सरकारों को तो भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर चीज़ को पॉलिटिकल बेनिफिट से देखना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरा मानना है कि हाँ, अब वो एक जनरेशन पे करना है कि 2 पे करना है, IAS या फर्स्ट क्लास सर्विस पे करना है या क्लास 2 सर्विस पे करना है, लेकिन कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि 1 या 2 जनरेशन से अगर बेनिफिट मिला है तो वर्टिकली उस फैमिली में बेनिफिट्स मिलने बंद हों, ताकि वही बेनिफिट्स उसी समाज के कमज़ोर लोगों को मिल सके। बीजेपी पार्टी कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे। द जनरल इम्प्रेशन वन साइड सेज कि ये बहुत नेगेटिव है, इट्स एंटी मुस्लिम कमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट, इट्स टारगेटेड अगेंस्ट मुस्लिम। दूसरा कहते हैं कि दिस इज अ वे टू से कि हम कास्ट को एलिमिनेट करेंगे, कास्ट जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, द डिविजन्स ऑफ कास्ट, ये हटेगा। तो दैट्स वाई हिंदू कम्युनिटी शुड गेट टुगेदर एंड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ कास्ट। तो बटेंगे तो कटेंगे इज अ पॉजिटिव सिग्नल। क्या इज इट पॉसिबल दैट हाँ हिंदू कम्युनिटी जो है एक हो जाए और कास्ट में कास्ट डाइवर्सिफिकेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड्स? मतलब MN श्रीनिवास ने कहा था कि जाति वो है जो जाति नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएगा या बहुत लिबरल भी होगा तो ये मान के चलेगा कास्ट को खत्म होने में कम से कम 1000 साल तो लग ही जाएंगे। Oh my God. पूरी तरह से क्या होता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती हैं। जैसे दिल्ली में आप किसके साथ बैठी हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी कास्ट क्या है। गांव में फर्क पड़ सकता है इस बात से, पर दिल्ली के व्यक्ति को जो पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन दिल्ली में है उसकी फैमिली शादी के टाइम पे चाहेगी कि लड़की या लड़का हमारी कास्ट का हो। तो कास्ट धीरे धीरे खत्म होती है। कास्ट और ऑक्यूपेशन का रिलेशन काफ़ी कमज़ोर हो गया है पिछले 100 साल में, आप कह सकते हैं, जिसको हम कास्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं या कास्ट और ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ये भी कहते हैं। जैसे एक सिंपल बात है कि पहले ब्राह्मण लोग केवल पढ़ाते थे, अब वो हर तरह की नौकरी में, हर तरह के बिजनेस में है ना। ऐसा भी हो सकता है कि चमड़े का काम, जूते की कोई फैक्ट्री हो, दुकान हो, किसी ब्राह्मण व्यक्ति की हो, तो एकदम अपनी कास्ट से अलग हो गया। फिर कोई जो वैश्य है, बनिया समाज का है, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल बिजनेस ही करेगा, अच्छी नौकरी भी कर सकता है। बहुत सारे हमने देखा कि जैसे ट्विटर का CEO भी एक ऐसा व्यक्ति था जो उसी बैकग्राउंड से था, जैन समाज या ये जो ब्राह्मण क्या बोलते हैं वैश्य समाज है वहाँ से था। पढ़ाई लिखाई में आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे थिंकर्स, जी, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे हिंदी साहित्य में बड़े अच्छे थिंकर माने जाते हैं, वो अग्रवाल हैं, लेकिन एकेडमिकली कितना सुपीरियर हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो कास्ट और ऑक्यूपेशन का जो कनेक्शन था वो काफ़ी कम हुआ है। कास्ट के ऑक्यूपेशन के साथ जो सोशल प्रेस्टीज अटैच थी वो भी चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल, एक्टिंग करना पुराने समय में बहुत खराब प्रोफेशन माना जाता था। आज सबसे ज़्यादा सम्मान एक्टर्स का है और एक्टर बनने के लिए बड़ी बड़ी जातियों के लोग जान दिए हुए एकदम। तो एक स्टेटस, एक कास्ट का स्टेटस जो बहुत खराब था वो अचानक अच्छा हो गया। नाई का स्टेटस अच्छा नहीं है, पर जैसे ही आप सैलून बनाते हैं, आप हेयर स्टाइलर हो जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हो जाते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, हाँ, देवदासी सिस्टम होता देवदासी they used में to भी, हाँ। dance। तो हम देख रहे हैं कि एक तो कास्ट और ऑक्यूपेशन का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑक्यूपेशन में हो सकता है। कास्ट के साथ जो रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट थी वो भी अब काफ़ी हद तक बदल रही है, तो चेंज हो रहा है। शादी के मामले में भी चेंजेस बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ बड़े शहरों में इंटरकास्ट मैरिजेस दिखती हैं, कोई रेयर फिनोमेना भी नहीं है।
पर कितना होता होगा मेरे ख्याल से, रैंडम में गेस करूं तो मेरे ख्याल से नहीं, बहुत कम। 10% के आसपास होंगे जो इंटरकास्ट मैरिजेस जी होंगी। जी। आज से 100 साल बाद शायद ये 25% हो जाएंगी, 500 साल बाद शायद ये 50, 60, और 70% पॉलिटिकल हो पार्टीज जाएंगी। जो कास्ट बेस्ड होती हैं, क्या ये खत्म उनको होंगी? कास्ट से मतलब नहीं है, वो कास्टिज्म एक अलग चीज़ है, कास्ट अलग चीज़ है। हम सोशियोलॉजी में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कास्ट एंड कास्टिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स कर रहा है वो हो सकता है कास्ट की मान्यताओं को ना मानता हो। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है कि उसका तो वोट बैंक है, उसका नहीं, नहीं, उसकी। वोट बैंक भी वो एक इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, हाँ। वो रिचुअल ग्रुप नहीं है। नहीं। इसको मैं यूं कहूं कि राजपूत समाज को एक होने के लिए जो लोग नेतृत्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो वर्ण व्यवस्था में राजपूतों के लिए जो गुण माने गए हैं उनसे भरे होंगे या अपने जीवन में उसका बहुत इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, ओके। बल्कि पॉलिटिक्स में बेसिक पर्पस है कि सारे राजपूत एक हों ताकि वोट बैंक बने, और जरूरत पड़ने पर इलेक्शन जीतने के लिए राजपूत हो सकता है कि साथ में दलितों को मिला लें। ओके। सोशल फिलॉसफी में कभी नहीं मिलाएंगे, पर पॉलिटिकल कंपोजिशन ऐसा हो सकता है कि साथ में मिलकर काम करना पड़े। इसलिए पॉलिटिकल कास्टिज्म हैज ऑलमोस्ट नथिंग टू डू विद द सोशल कास्टिज्म। ओके, आई गॉट इट। तो कास्टिज्म चलेगा जब तक दूसरे, देखिए डेमोक्रेसी में एक प्रिंसिपल ये है कि हर इंडिविजुअल अपने विवेक से वोट डालेगा। ये किताबी बात है। प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप कैसे बनते हैं? वो या तो बनते हैं एथनिसिटी के बेस पे या बनते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। पुराने समाजों में जनरली ऐसी ग्रुपिंग्स होती हैं एथनिसिटी के बेस पे, कास्ट, रिलीजन। तो रिलीजन एक वोट बैंक है, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का पर्पस क्या है कि हमारा जो मेजर वोट बैंक है वो बटे नहीं, हम रिलीजन की लाइन पे। इट इज नॉट अ नलिफिकेशन ऑफ कास्ट, ये नहीं है। सेकंड मीनिंग हो सकता है वो भी दिमाग में हो, लेकिन प्राइमरी मीनिंग इलेक्शन से कुछ दिन पहले तो वही हो सकता है ना। सेकेंडरी मीनिंग लॉन्ग टर्म में शायद वो हो तो हो। ऐसे ही जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसके लिए कास्ट वोट बैंक है, एससी पॉलिटिक्स है तो कास्ट वोट बैंक है। तो सभी पार्टीज ने अपने अपने एथनिक वोट बैंक से इकट्ठे कर लिए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली जो वोट बैंक बनता है वो बनता है डेवलपमेंट के इश्यूज पे, गरीबी के इश्यू पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे। तो मेरे ख्याल से नॉर्वे जैसे देशों में वोट बैंक बनता होगा इस बात पे कि कौन कितनी डाइवर्सिटी देगा, कौन कितनी अच्छी एजुकेशन देगा। डेमोक्रेटिक पार्टी जब पावर में होगी अमेरिका में तो आपको इश्यूज जेवर नजर आएंगे। रिपब्लिकन्स को पावर में आने के लिए अमेरिकन्स को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम खत्म होने वाले हो एंड वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फियर और फियर से अच्छा कुछ तरीका नहीं है बेचने का सामान अपना। इसमें भी तो ये हो रहा है कि फियर, एकदम। जनरल कैटेगरी में फियर जो है, दैट इज गिविंग द एनर्जी अगेंस्ट दीज गाइडलाइंस। परसुएशन की जो साइकोलॉजी है, मार्केटिंग भी उसका एक पार्ट है। उसका पहला प्रिंसिपल है, अगर किसी को कन्विंस करना है तो दो चीजों पर जाना है। पहला इमोशन पे जाना है, इमोशंस में फियर पे जाना है। यू हैव टू मेक पीपल अफ्रेड, देन दे विल लिसन टू यू एंड देन दे विल इजीली फॉलो यू। बिकॉज आपने इतने सारे प्रधानमंत्रियों को देखा हुआ है, डू यू थिंक दैट एनी प्राइम मिनिस्टर वाज minus a caste bias, who wanted to just work for the country and did not think of a caste element in it? Is it possible for any prime minister? नहीं, कास्ट बायस का मतलब अगर आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कह रही है तो मैं उसको कास्ट बायस नहीं मानूंगा। Bias, positive या negative, whatever. नहीं, बायस इज ऑलवेज नेगेटिव। Always बायस का मतलब है कि मैं अपनी कास्ट को लेके बहुत अहंकार का भाव रखता हूँ, बाकियों को नीचा मानता हूँ। Okay. पर जैसे अगर मुझे लगता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन शिक्षा में, व्यवसाय में कम है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, अगर आप इसको बायस मान रही हैं तो ये अलग व्याख्या है। मैं इसको बायस ही मानूंगा, मैं इसको सेंसिटिविटी मानूंगा। ठीक है। सो देयर हैव बीन सम प्राइम मिनिस्टर्स हु वर नॉट हैविंग कास्ट बायस बट हैड कास्ट सेंसिटिविटी। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू, मुझे ऐसा एग्जांपल ध्यान नहीं आ रहा कास्ट बायस उनके मन में रही हो। सेंसिटिव थे, इसलिए संविधान का जो पहला संशोधन हुआ 1951 में, चंपकम दुराईराजन केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को खारिज कर दिया तमिलनाडु का, उसके खिलाफ हुआ। 9 शेड्यूल बनाई और आर्टिकल 15(3) उसमें इंट्रोड्यूस किया, 15(4) इंट्रोड्यूस किया।
तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करना इज नॉट बायस। क्योंकि बीजेपी के कई लोग कहते हैं दैट ही वाज, आई मीन उनको पंडित जी ये कहते हैं। ये भी मैंने देखा है कि किसी को उनके कास्ट के हिसाब से अगर आप किसी को कह रहे हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली एडमिटिंग सबकॉन्शियस लेवल पे। Subconscious मुझे ये level. बात आज से 5 साल पहले समझ में आई है, 7 साल पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू हम बोलते ही आमतौर पे। 7-8 साल पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मैंने पढ़ी, हमारे मित्र ही हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि कभी आपने किसी और जाति के नाम से पहले उसका सरनेम सुना है, कास्ट नेम सुना है? नहीं सुना। हमने कब कहा वैश्य बनारसी दास गुप्त आ रहे हैं? हम तो नहीं कहते ऐसा। कहीं कहीं ठाकुर हो जाता है, चल जाता है कि ठाकुर XYZ आ रहे हैं। लेकिन जो निम्न जाति हैं उनका नाम तो अपमान पैदा करता है, सम्मान पैदा नहीं करता है। किसी जाति का नाम सम्मान पैदा करे इसलिए आप उसके नाम से पहले जाति के नाम बोले, ये भी तो काइंड ऑफ कास्टिज्म है सबकॉन्शियस लेवल पे। और मुझे पहली बार समझ में आया कि ये भी तो एक एंगल है सोचने का। उसके बाद से मैं नेहरू जी का नाम जब भी बोलता हूँ मैं श्री जवाहरलाल नेहरू बोलना पसंद करता हूँ, मैं पंडित नेहरू बोलने से बचता हूँ। मतलब कहीं मुंह से निकल जाए अलग बात है, लेकिन 100 में से 99 बार मैं मिस्टर नेहरू या श्री नेहरू बोलता हूँ, पंडित नेहरू नहीं बोलता हूँ। जी, इसीलिए आई कांट अंडरस्टैंड जब मिस्टर सुरजेवाला सेड कि वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, जैसे कि इट्स बाय फ्रीक ऑफ बर्थ दैट ही इज अ जनेऊधारी ब्राह्मण। उन्होंने कुछ किया नहीं है टू बिकम अ जनेऊधारी ब्राह्मण। सो आई जस्ट फील दैट व्हाई यू गिविंग इट जैसे कि उन कोई खिताब है। It is not. जनेऊ पहनना पर्सनल चॉइस है, कोई पहनता है तो पहने, उसमें हमें क्या परेशानी? Born into it. हाँ ठीक है। He's not. He didn't do anything to achieve it. Yes. तो आप उसको एक why do you do it like it's a उपलब्धि? नहीं, मैंने ये सेंटेंस सुना नहीं जिसने भी कहा, कोई बहुत सुरजेवाला जी ने एक बार कहा था, जब of course he said it as a defense mechanism, क्योंकि किसी ने कहा कि he is not a ब्राह्मण और he is not a Hindu, तो उन्होंने कहा हिंदू क्या है, वो तो शिव भक्त है, वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। मैं तो मानता हूँ सब पर्सनल चॉइसेस के मामले, इन पर हमें पब्लिक डिस्कोर्स में लाना सो आई थिंक नो, बट ये पब्लिक डिस्कोर्स की बात हो गई है, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री पर भी ये कहा जाता है that he is an OBC and that is why the BJP has become an OBC party। फिर वो कहा जाता है कि योगी जी जो हैं वो ठाकुर हैं, इसीलिए सबके कास्ट को लेकर हो जाए। देवेंद्र फडणवीस, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली टीवी डिबेट पर एक बार मैं बैठी थी जहाँ किसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कैन नेवर बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को 1.25% कहते हैं। मतलब उनके नंबर्स कम हैं, सो लेकिन उनके अगेंस्ट किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ण जाति को कहा। अगर वही बात शेड्यूल कास्ट के लिए कहा जाता, इट वुड हैव बीन अ बिग थिंग कि आप नहीं कह सकते हैं। एंकर्स गेट इनटू ट्रबल, क्योंकि कभी कभी निकल आता है मुंह से, किसी के लिए जी कहा, दूसरे के लिए जी नहीं कहा। शर्मा जी वर्मा जी ऑटोमेटिकली जी हो जाते हैं, यादव को शायद पूरा नाम ना दिया, पूरा नाम देते हैं, जी नहीं लगाया जाता। सेम वे मुस्लिम्स के लिए है। तो ये वही कि सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस लेवल है, तो वही। तो वहां पर क्या होता है कि वो मुंह से निकल जाते हैं, लाइव टेलीकास्ट पे निकल जाता है। सॉरी बोल दीजिए जैसी कोई टोके, और क्या, सॉरी कितना प्यारा शब्द है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है और किसी ने टोका और उन्हें समझ में भी आ रहा है तो सॉरी बोल दीजिए। But the point now is that सॉरी बोलने से तो चलेगा नहीं ना, अगर ये गाइडलाइंस आ जाएंगी। गाइडलाइंस पे तो जो मतलब राइट ऑब्जेक्शंस हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट तो बात करेगा ही करेगा। उससे पहले सरकार भी अगर एक इंटरनल कमेटी बना के फिर से विचार कर ले और जो इनकंसिस्टेंसीज है ठीक कर ले उसको। लेकिन अदरवाइज ये रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं, केवल 2-3 जगह बाकी में थोड़ा सा बदलाव शायद करना पड़े।